प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम निलंबित कुंडली धारामापी के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक पर 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है बेटा, उसे समझे। क्वेश्चन आता है, निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि को समझाइए, साथ ही आवश्यक चित्र भी बनाओ। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो भी काफ़ी शानदार होने जा रहा है। यदि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो मैं इस पूरे टॉपिक को 100% क्लियर करा दूंगा। बगैर टाइम वेस्ट किया इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत। बेटा, आप लोग ऑलरेडी निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमने सिद्धांत तो पढ़ा ही नहीं। तो बेटा ध्यान दें, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 17 का वीडियो देखा होगा। वो वीडियो निलंबित कुंडली धारामापी के सिद्धांत का ही था। वीडियो क्या था मैं हल्का सा आप लोगों को बता देता हूं। देखो बेटा, ये PQRS एक आयताकार धारावाही कुंडली है जो NS 2 चुंबक के ध्रुवों के मध्य रखा है। बेटा, जहां चुंबक के 2 ध्रुव आ जाए वहां मान सकते हैं चुंबक ही आ गया। और आप लोग जानते हैं जहां चुंबक आ जाता है वहां चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो आयताकार धारावाही कुंडली है PQRS, ये एक चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा हुआ है। क्योंकि चुंबक के 2 ध्रुव हैं तो ये चुंबक है और चुंबक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्रों का हम ऐसा मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं दोनों ध्रुव मिलकर। तो हम क्या कह सकते हैं, PQRS आयताकार धारावाही कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य स्थित है। तब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इसकी PQ भुजा पर बल आरोपित करेगा अंदर की ओर और RS भुजा पर बल आरोपित करेगा बाहर की ओर। ये बात समझ में नहीं आई तो आप लोग लेक्चर नंबर 17 का वीडियो जाकर देखें, 100% क्लियर हो जाएगा। तो बेटा, इन दोनों भुजाओं पर जो बल लगे वो परिमाण में तो समान है और दिशा में देखो, इस भुजा पर ऐसे गया अंदर की ओर और इस भुजा पर ऐसे गया बाहर की ओर। ये बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत और एक ही क्रिया रेखा पर कार्यरत नहीं होने के कारण बलाघूर्ण का निर्माण हो जाता है। और इस बलाघूर्ण के कारण ये आयताकार धारावाही कुंडली यूं घूमने लग जाती है। यही आप लोगों का निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। ध्यान दे बेटा, ये निलंबित कुंडली धारामापी का डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें भी ये आयताकार आप लोगों को फ्रेम या कुंडली दिख रहा होगा जो 2 ध्रुवों के मध्य रखा हुआ है। बात नोट करने की क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों ध्रुव इस प्रकार से है और यहाँ पे ये दोनों ध्रुव अवतलाकार में है। इसका भी कारण है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, इसका कारण समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल ये समझे कि ये जो आयताकार धारावाही कुंडली है ये 2 ध्रुवों के मध्य रखी है। तो ये दोनों ध्रुव मिलकर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ऐसा मान लेते हैं B। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य रखी हुई है वृत्ताकार धारावाही कुंडली। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की इस भुजा पर बल लगाएगा अंदर की ओर, इस भुजा पर बल लगाएगा बाहर की ओर, जिसके कारण ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली घूमने लग जाएगी। क्लियर? यही निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। आई होप आप लोगों को 100% क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक ही मिनट में क्लियर हो जाएगा। ध्यान दें, जब भी कोई आयताकार धारावाही कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोल लो या 2 चुंबकीय ध्रुव बोल लो, ठीक है, तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उस आयताकार धारावाही कुंडली पर बलाघूर्ण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बलाघूर्ण का। जिस बलाघूर्ण के कारण वो आयताकार फ्रेम या कुंडली घूमने लग जाता है। और याद हो तो बलाघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान क्या है, यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो, इस कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा I हो, इस कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो और ये दोनों ध्रुव मिल करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न कर रहे हो
और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण पर स्थित हो तो बलागुण का मान होगा टो बराबर NIAB साइन थीटा। और ये बल लगता है अंदर की ओर और ये बल कहाँ लगता है बाहर की ओर। और यहाँ थीटा की स्थिति होती है 90, तो यहाँ थीटा की जगह रख देते हैं 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 रख देते हैं। 1 को किसी भी राशि से गुणा करें तो वही राशि निकल के आती है। तो बेटा बलागुण का मान कितना आ गया NIAB। ठीक है, बलागुण क्लियर हो गए यहाँ तक। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है बेटा। ये जो फ्रेम है ये भी दो ध्रुवों के मध्य रखा हुआ है, ये दोनों ध्रुव मिलकर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात ये आयताकार धारावाही कुंडली ही मान लो ये कहाँ रखी हुई है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पे बलागुण उत्पन्न करेगा। और यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो, इस कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा I हो और इस कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न कर रहे हो, तो यहाँ बलागुण का मान कितना आ जाएगा NIAB। चलो साइन थीटा भी मान लो। अब थीटा की स्थिति देखो इस भुजा पर, भाई चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है यहाँ पे, तो यहाँ वही थीटा की स्थिति लेक्चर नंबर 17 की वीडियो के अकॉर्डिंग कितनी होगी 90, और साइन 90 का मान 1 को किसी भी राशि से गुणा करें तो वही राशि आती है। चलो मैं ये भी बता देता हूँ यहाँ पे इन दोनों ध्रुवों का जो आकार हमने रखा है वो अवतल आकार क्यों रखा है। देखो बेटा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर होता है, ठीक है, इधर का मतलब इस वाली भुजा पर, तो देखो इस वाली भुजा को मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है, इस वाली भुजा को मैंने यूं कर दिया और ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। और यदि इस वाली भुजा को मैं आगे करूँ तो देखो भुजा भी इसी डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 0 डिग्री का। जब इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाती है तो इस व्यवस्था को त्रिज्य क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्रिज्य। और त्रिज्य क्षेत्र को मैं और विस्तार से समझाता हूं। देखो बेटा ये बेलनाकार नरम लोहे का करोड़ है। बेलनाकार का मतलब समझ रहे हो, ये बेलनाकार शेप का है। तो जब इसको ऊपर टॉप व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो भाई बेलन है, भाई ये बेलनाकार आकृति है, मान लो चित्र बना देता हूं मैं, ये बेलनाकार आकृति है, इसे टॉप व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो इनमें गोल ही तो दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा। और यहाँ पे जो दो ध्रुव रखे हैं उनको मैंने अवतलाकार का बना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा। देखो बेटा यदि सीधे सिंपल इस प्रकार से होते तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होती, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ये ऐसा मैंने मान रखा है, यह गलत माना है मैंने, लेकिन आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए माना था। अब समझे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। भाई ये भी वृत्ताकार होगी इस प्रकार से और ये भी वृत्ताकार है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखो बेटा इस प्रकार से होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र इस बेलनाकार नरम लोहे की करोड़ के लंबवत होगा। क्या होगा लंबवत, क्योंकि किसी भी वृत्त का यदि कोई त्रिज्य खंड लिया जाए या खाली खंड लिया जाए या उस पर अल्पांश लिया जाए तो वो अल्पांश उसके केंद्र पर लंब डालता है। उसके केंद्र पर क्या डालता है लंब, और लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। छोटा सा है, नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो। इस प्रकार की अवतलाकार ध्रुवों की आकृति क्यों ली जाती है, क्योंकि इनके मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो इस फ्रेम के सदिश क्षेत्रफल के साथ लंबवत रहे, इस फ्रेम के सदिश क्षेत्रफल के साथ लंबवत रहे। यहाँ पे तो देखो इस वाली स्थिति में थीटा क्या आ गया था 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे थीटा 0 डिग्री बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र इसके सदैव लंबवत रहेगा। ये कितना ही घूम ले भाई, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र सदैव इसके लंबवत ही रहेगा। इससे फायदा क्या होता है वो भी समझे। त्रिज्य जब चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा तो वो इसके ऊपर अच्छे से कार्य करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र क्या कार्य करता है, इस पर बलागुण उत्पन्न करने का, जिस बलागुण के कारण ये आयताकार कुंडली घूमने लग जाती है। तो ये इसका सिद्धांत है। अब भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, 1 मिनट में क्लियर करा देता हूँ। जब भी कोई आयताकार धारावाही कुंडली
चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस आयताकार धारावाही कुंडली पर बलागुण का निर्माण करता है, जिसके कारण वह घूमने लग जाती है। ये इसका सिद्धांत है। इसके अंदर एक और भी पॉइंट है बेटा, यदि उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो ये एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बलागुण आरोपित नहीं करेगा। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तभी ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बलागुण लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो दो आप लोगों को संयोजी पेच दिख रहे हैं T1 और T2, इनकी सहायता से या तो T1 से या T2 से जब इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली से विद्युत धारा गुजारी जाती है तभी ये दोनों ध्रुव मिलकर जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बलागुण लगाएगा। यदि धारा नहीं बह रही तो बलागुण का निर्माण नहीं होगा, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस वाली भुजा पर बल अंदर की ओर और इस वाली भुजा पर बल बाहर की ओर नहीं लगाएगा। क्लियर सिद्धांत। अब बेटा हम इसकी संरचना की बात करते हैं। संरचना काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है। देखो बेटा, आप लोग तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चले। यहां से ध्यान दो, यहां मैंने आप लोगों को दिखा रखा है ये जो सिलेंडर है बेलनाकार, ये नरम लोहे का बेलनाकार क्रोड है। तो यहीं से हम लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। निलंबित कुंडली धारा मापी में एक नरम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है। अब ये देखो, नरम लोहे का बेलनाकार क्रोड किसके अंदर रखा हुआ है? एल्युमिनियम के फ्रेम में रखा हुआ है। ये जो लाल रंग दिख रहा है आप लोगों को, ये एल्युमिनियम का फ्रेम है। तो नरम लोहे का बेलनाकार क्रोड कहाँ रखा हुआ है? एल्युमिनियम के फ्रेम पर। अब देखो, इस लाल रंग के फ्रेम के ऊपर यहाँ आप लोगों को काले कलर की लाइनें दिख रही होगी। ये काले कलर की जो लाइनें हैं ये तांबे के तार की कुंडलियां हैं जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो, इस तांबे की तार की कुंडली से या एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर वाले हिस्से को देखो। ऊपर वाले हिस्से में ये जो आप लोगों को पत्ती दिखाई दे रही है ये फास्फर ब्रांच की पत्ती है, जिस पत्ती पर एक तो समतल दर्पण लगा होता है और पत्ती के लास्ट में मरोड़ी टोपी लगी होती है और मरोड़ी टोपी के साथ एक संयोजी पेच T1 जुड़ा हुआ होता है। और बेटा, इस आयताकार धारावाही कुंडली भी इसे कह सकते हैं। इसके दूसरे हिस्से पर या निचले हिस्से पर एक स्प्रिंग लगा होता है और स्प्रिंग के साथ एक संयोजी पेच T2 लगा होता है। ये इसकी संरचना या बनावट है। आप लोगों को कैसे लिखनी है उसे भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी हल्का सा इसको रिपीट करते रहें, बोलते रहें, उच्चारण करते रहें, इसका 100% क्लियर हो जाएगा। निलंबित कुंडली धारा मापी में एक नरम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है जो कहाँ रखा हुआ होता है? एल्युमिनियम के फ्रेम में रखा होता है। और इस एल्युमिनियम के फ्रेम पर क्या लिपटे होते हैं? तांबे के तार की कुंडली। फिर इसके ऊपर की साइड में एक फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी होती है जिस पर एक समतल दर्पण और पत्ती के लास्ट में मरोड़ी टोपी लगी होती है और मरोड़ी टोपी से संयोजी पेच T1 जुड़ा होता है। और इसके दूसरी तरफ या नीचे की तरफ एक स्प्रिंग लगा होता है और उस स्प्रिंग के साथ संयोजी पेच T2 लगा होता है। ये इसकी बनावट या संरचना है जो कंप्लीट हो गई है। अब बेटा हम इसकी कार्यविधि समझते हैं। कार्यविधि काफी सरल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बशर्ते आप लोग वीडियो में बने रहे। तो देखो बेटा, इन दोनों ध्रुवों ने मिलकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया B। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B ने इस आयताकार धारावाही कुंडली पर बलागुण का निर्माण किया, जिस बलागुण का मान आ गया था टो बराबर NIAB। चलो मैं साइन थीटा भी लिख लेता हूँ, यही होता है बलागुण का मान। लेकिन यहाँ थीटा की स्थिति क्या होगी? 90। क्यों होगी? क्योंकि ये त्रिज्यीय क्षेत्र है भाई। यहाँ दो ध्रुव अवतलाकार में रखे हुए, अवतलाकार में रखे क्यों जाते हैं? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस फ्रेम के साथ या इस कुंडली के साथ सदैव क्या बना रहे? लंबवत बना रहे। तो यहाँ थीटा का मान 90 है। साइन 90 का मान कितना होता है बेटा? 1। तो यहाँ साइन 90 की जगह 1 रख दो। 1 को किसी भी राशि से गुना करें तो वही राशि आती है। ये बलागुण निकल के आ गया। इस बलागुण के कारण ये फ्रेम घूमता है, ये फ्रेम ऐसे घूमता है। मान लो ये इस प्रकार से घूम रहा है। अब गौर करो आप लोग, इस फ्रेम के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग नहीं घूमता, ये स्प्रिंग ऐसे रहेगा, फ्रेम ऐसे घूमेगा। तो इस स्प्रिंग में ऐंठन आएगी। स्प्रिंग में क्या आएगी? ऐंठन। तो देखो भाई, ये ऐसे घूम गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ने इसके ऊपर जो बलागुण लगाया
जिसका मान है NiAb। उसके कारण ये ऐसे तो घूम गया, लेकिन इसके नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग में ऐंठन आ जाएगी। ये स्प्रिंग इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? वापस लाने की कोशिश करेगा। तो स्प्रिंग भी इसके ऊपर पुनः इधर लाने की कोशिश करेगा। तो इधर लाने के लिए क्या हुआ, देखो इसको हल्का सा समझे आप लोग भाई। जैसे ही इसके ऊपर बलागुण लगा तो बलागुण के कारण ये ऐसे घूम गए। अब इस स्प्रिंग में ऐंठन आ गई तो ये स्प्रिंग इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? न्यूटन की गति के तृतीय नियम को आप लोग भली बात जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये तो हो गई क्रिया, ठीक है। अब ये इसकी प्रतिक्रिया होगी, तो ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर भी एक बलागुण का निर्माण हो जाता है, जिसे ऐंठन बल युग्म या ऐंठन बलागुण बोलते हैं। अब ये ऐंठन बलागुण का जो मान होता है इसे टोआर से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है बेटा वो होता है C5। अब C5 कैसे होता है वो समझो। जब ये ऐसे विक्षेपित हुआ तो मान लो इसमें जो विक्षेप आया वो फाई आया, ठीक है। तो भाई जितना विक्षेप आएगा, ये ऐसे घूम गया तो स्प्रिंग में भी तो इतना ही ऐंठन आएगा। भाई ज्यादा घूमेगा तो स्प्रिंग में ऐंठन ज्यादा आएगा, और कम घूमेगा तो स्प्रिंग में ऐंठन कम आएगा। तो जब विक्षेप फाई आया, इस फाई का मान यदि कम है तो भी ये टो आर के समानुपाती होगा, और ज्यादा है तो भी, क्योंकि ज्यादा ऐंठन आया है तो ये बल, जो ऐंठन वाला बल आघूर्ण है, ये ज्यादा लगेगा, और कम है तो ये कम लगेगा, तो इसके समानुपाती होगा। और जब समानुपाती निशान हटेगा तो इसकी जगह एक नियतांक आ जाएगा। तो बेटा ये जो ऐंठन बलागुण है इसका मान आ जाएगा C5। यहाँ C ऐंठन समानुपाती नियतांक है या ऐंठन बल युग्म नियतांक है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें न्यूटन की गति के तृतीय नियम से, यहां जितना बल लगा और ये कौन सा बल है? बलागुण। तो यहां भी इतना ही बल लगेगा। ये कौन सा बल है? ऐंठन बल युग्म या ऐंठन बल आघूर्ण। ये संतुलन की अवस्था में होंगे। कैसी अवस्था में होंगे? संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था का मतलब टो बराबर क्या आ जाएगा? टो आर। तो टो की जगह उसका मान रख दो, टो आर की जगह उसका मान रख दो, और थोड़ी सी देर रुक जाओ। हम पढ़ के आ रहे हैं निलंबित कुंडली धारा मापी। हम क्या पढ़ रहे हैं? धारा मापी। धारा मापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो इस उपकरण से हम विद्युत धारा का मापन करेंगे। मान लो हमने संयोजी पेच T1 या T2 से कैपिटल I मान की विद्युत धारा इस कुंडली में से गुजारी, तो उस विद्युत धारा का मान क्या होगा वही तो हमें याद करना है, ठीक है बेटा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? I का मान। तो I का मान निकाल दो, बाकी सभी राशियों का पक्षांतर कर दो, तो यह आ जाएगा NAB। क्लियर? अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, C बटे NAB को K मान लेते हैं। K क्यों मान लेते हैं? यहाँ पे C समानुपाती नियतांक है, N फेरों की संख्या भी नियतांक है, A इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी नियतांक होगा, B एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों ध्रुव जो उत्पन्न करेंगे वो भी नियतांक होगा। और इन नियतांक राशियों को जब सरल करेंगे तो भी नियत मान आएगा। उस नियत मान को हमने K मान लिया। हम मान सकते हैं, तो बेटा इस मान की जगह हम K रख देंगे, तो I बराबर क्या आ जाएगा? K फाई। के समानुपाती नियतांक नहीं मान करके खाली नियतांक मान लेते हैं हम, तो भी देखो बेटा I में और फाई में कैसा संबंध होगा? समानुपाती का। क्यों? क्योंकि I भी ऊपर है और फाई भी ऊपर है, तो इनमें समानुपाती का संबंध होगा। अर्थात जितना इसमें विक्षेप आएगा, ये कुंडली जितनी विक्षेपित होगी, देखो जितनी विक्षेपित होगी विद्युत धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अगर विक्षेप ज्यादा आ रहा है इसका मतलब विद्युत धारा ज्यादा है। और इसको अच्छे से समझो, ये लो वही अपना पुराना वाला एग्जाम्पल। यहाँ शून्य होता है, यहाँ 5, 10, 15, 20, 30 तक लिखे होते हैं, यहाँ भी ऐसे लिखा होता है, 30 तक लिखा होता है। अब देखो बेटा ये सुई पहले शून्य में होती है। अब देखो इसमें सुई में जितना ज्यादा विक्षेप आएगा, मान लो सुई में विक्षेप यहाँ आ गए, ये मान लो 25 है, तो सुई में विक्षेप 25, मतलब सुई में विक्षेप यहाँ आया तो मान है 25। अब सुई में विक्षेप मान लो यहाँ आ गया, ये मान 15 है। तो यहाँ देखो इधर वाली स्थिति से देखो, अगर मैं इसे फाई कहूँ और इसे भी फाई कहूँ, फाई नहीं कह सकता मैं, अलग अलग है, इसे फाई 1 कहूँ और इसे फाई 2 कहूँ, तो अब आप लोग गौर करो भाई, ये यहाँ से ये फाई 1 है, ये यहाँ से ना रख करके मैं इसे यहाँ से रखूँ, तो देखो ये तो यहाँ से यहाँ फाई 1 है, ये कोण है, और एक ये यहाँ से यहाँ फाई 2 कोण है। तो फाई 2 कोण फाई 1 से बड़ा होगा या नहीं होगा? तो फाई 2 विक्षेप
ज़्यादा है तो विक्षेप ज़्यादा होने के कारण यहाँ धारा भी क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ धारा का मान 25 आ रहा है, या विक्षेप कम है तो यहाँ धारा का मान भी कम है, अर्थात जितनी ये कुंडली विक्षेपित होगी उतना ही विद्युत धारा का मान भी अधिक होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आपने मौखिक रूप से बता दिया, वास्तव में क्या होता है? तो वास्तव में क्या होता है वो समझ लो। ये जो समतल दर्पण है इसके पास लैंप लगा होता है जिसे लैंप स्केल विधि बोलते हैं। इस लैंप स्केल विधि की सहायता से हम विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? देखो बेटा, इसके पास एक लैंप रखते हैं, लैंप से प्रकाश आता है अर्थात प्रकाश किरणें आती हैं, वो प्रकाश किरणें इसके ऊपर टकराती हैं और यहाँ से उनका परावर्तन हो जाता है, परावर्तन होकर भी इधर आती है। यहाँ एक स्केल लगा होता है, ठीक है, और लैंप को इस प्रकार हिलाते हैं, अगर लैंप से जो समतल दर्पण पर प्रकाश डले वो परावर्तित होकर इस स्केल पर शून्य के ऊपर आकर के रुके। इधर काउंटिंग लिखी होती है, इधर भी काउंटिंग लिखी होती है, ठीक है, ये शून्य पे आकर के रुक गया। ये जब है जब हमने इसको काम में नहीं लिया तब की व्यवस्था है। अब मान लो हम इसको काम में ले रहे हैं, काम में लेने का मतलब इसमें जैसे हम धारा प्रवाहित कराएंगे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बला गुण लगाएगा जिसके कारण ये घूम जाएगा। तो ये घूम गया यूं, तो देखो बेटा जब ये घूमेगा तो इसके ऊपर जो फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी हुई है वो भी घूमेगी। इस फास्फर ब्रांच की पत्ती पर समतल दर्पण लगाए तो ये समतल दर्पण भी घूमेगा। तो जो लैंप इसके ऊपर प्रकाश आपतित कर रहा है जिसका परावर्तन पहले कहाँ हो रहा है? शून्य पर। अब वो शून्य पर थोड़ी ना होगा, जब ये घूम गया तो मान लो इधर हो गया या नीचे की तरफ हो गया तो इधर हो गया। तो जहां पर ये प्रकाश परावर्तित होकर इस स्केल के ऊपर पड़ता है वो विद्युत धारा का मान होता है। तो ये कितने पर पड़ा? 2 पर, तो विद्युत धारा का मान आ जाएगा 2। अब इसकी भी परास होती है, इसे एम्पियर का रखें अर्थात ये जो स्केल है वो एम्पियर के ही मान ज्ञात करेगा तो ये 2 एम्पियर आएगा। विद्युत धारा का मान कितना आएगा? 2 एम्पियर। क्लियर यहाँ तक? बेटा निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्लियर करा दिया मैंने, संरचना क्लियर करा दी, कार्य विधि भी क्लियर करा दी है, ठीक है। वीडियो पूरा देखें, आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है बेटा। धन्यवाद।